इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो है इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यानी आप ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये जनरेट करते हैं। और इसमें मैं ये प्रूव करूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो है ये सारे जो चैप्टर्स हैं उनके ओवरव्यू मैं यहाँ पे पेश करूंगा, गौर से आपने चीज़ें समझनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कमिंग आउटसाइड ऑफ इट, दे आर ड्रॉन आउटसाइड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको याद होगा कि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे अप्लाई किया था, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर ड्रॉन आउटसाइड, ये बाहर की तरफ है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर ड्रॉन इनसाइड। और उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है और ये सोर चार्ज होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे आर ड्रॉन इनसाइड। यानी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर ड्रॉन आउटसाइड जब चार्ज रेस्ट में होता है। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दीज चार्जेस आर एट रेस्ट। ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेस्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन आउटसाइड एंड व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन इनसाइड, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ। अब अगर आप इस केस में इसको क्लोज सरफेस बना देते हैं, जैसे ये बनी हुई है सर्कल लगा के, ये क्लोज सरफेस, अगर इसको क्लोज सरफेस आप कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज स्फीयर बनाया हुआ, तो इस केस में आप गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करेंगे। और गाज़ीज़ लॉ आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यानी ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट अप्लाइंग गाज़ीज़ लॉ। और क्लोज सरफेस के लिए होता है, ये आप देख रहे हैं कि क्लोज सरफेस मैंने यहाँ पे बनाई हुई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर ये कोई आप मैग्नेट लेते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस दे आर कमिंग नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और ये आप देख रहे हैं एंड हो रही हैं साउथ पोल पे। और इसको आप पॉजिटिव यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इस एंड को आप पॉजिटिव एंड कंसिडर करते हैं और इसको आप नेगेटिव एंड जो है वो कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको भी क्लोज सरफेस में आप इंक्लोज कर दें, इस मैग्नेट को भी क्लोज सरफेस में अगर आप इंक्लोज कर दें, तो देन गाज़ीज़ लॉ की शेप क्या बनेगी, बी डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। बी डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू 0। और इसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपने देखा था कि चार्ज रेस्ट में था। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यानी चार्ज रेस्ट में था तो आपने देखा कि इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि V इस केस में, यानी Q जो है चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसके बाद यहाँ पे गाज़ीज़ लॉ आपने अप्लाई किया। और अगर चार्जेज जो हैं वो मूव करते हैं, यानी द चार्जेज आर इन मोशन, तो चार्जेस अगर मूव करते हैं तो आप जानते हैं कि चार्जेस की मूवमेंट को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हम ऑलरेडी चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये हमारे पास करंट कैरियंग वायर है या कंडक्टर है और इसमें आपने देखा था कि इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अराउंड सर्कुलर शेप में होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट में आप देख रहे हैं दे आर एट राइट एंगल, तो इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ से हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे, यानी चार्जेस जब मूव करते हैं तो आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं। चैप्टर 14 में आपने ये पढ़ा था, बी डॉट डेल्टा एल
इज इक्वल टू ये बराबर होगा म्यू नॉट आई सी। आई सी मीन करंट इन कंडक्टर, यानी इसमें जो करंट पास हो रहा है इसके लिए आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट होता है तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी जो है दैट इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और इसे हम म्यू नॉट आई सी कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो करंट है, दिस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो श्योरली मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी करंट को प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट को प्रोड्यूस करता है और करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन स्टूडेंट्स यहाँ से ये निकाला कि इफ द चार्जेस आर रेस्ट, अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, Q इज इक्वल टू ई वन द चार्जेस एट रेस्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब चार्जेस मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो आप जानते हैं चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था कि इसके गिर्द जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि जब चार्जेस मूव करते हैं, ये लिखा हो मैंने, जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे आप एम्पियर्स लॉ को भी अप्लाई करते हैं, बी डॉट डेल्टा एल, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, बी डॉट डेल्टा एल। जब चार्जेस मूव कर रहे हो यानी करंट जनरेट होता है तो बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी क्या है? दैट इज द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि करंट जो है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द करंट। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इसमें हमने ये देखा कि जब चार्जेस रेस्ट में हैं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक हमने कंक्लूजन ड्रा किया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे ड्रा किया था लास्ट पेपर में मैंने लिखा है कि जब चार्जेस एट रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब चार्जेस मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बी जिसे मैंने शो किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि हमने फेरेड्स लॉ में पढ़ा था, याद होगा कि फेरेड्स लॉ में हमने ये डिस्कस किया था। फेरेड्स लॉ में हमने ये पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। यानी हमने ये पढ़ा यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फेरेड्स लॉ, चैप्टर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को शो करता है, तो इसलिए अगर आप जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? करंट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ से करंट से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इसको मैं यूँ कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपने से हमें रखनी है। आपको याद होगा कि चैप्टर 15 ही का ये पार्ट यहाँ पे मैंने शो किया था कि ये देखें, ये मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेज है। ये क्रॉस से मैंने शो किया, ये यहाँ पे कोई मेटेलिक रॉड है या कंडक्टर है, इसको हम मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v के साथ। तो आपने देखा था कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इस एंड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस एंड पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट हो जाते हैं और इस एंड पे नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट हो जाते हैं। तो लाजिम होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि जब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करेगी, और करंट जो है करंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। आपको याद होगा कि जब आपने इसको मूव करवाया था राड में, चैप्टर नंबर 15 में, जब आप इस कंडक्टर को राड को मूव करवाते हैं तो अपर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स की ये डायरेक्शन, और लोअर एंड पे नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इस एंड पे चले जाते हैं।
तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये देखें यहाँ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ अपने करंट को प्रोड्यूस किया और करंट जो है ये जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्रिएट होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब अगर इसके सेकंड फेज पे आते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये चार्जेज जो है, हमने पहले बात की कि चार्जेज जो हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अगर चार्जेज जो हैं वो एक्सेलरेट करें तो देन इसकी क्या पोजीशन होगी। यानी अगर चार्जेज जो हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो देन हमारे पास क्या पोजीशन जो है वो आएगी। क्या हम इस एंड पे देखिए, हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हमने 20,000 किया हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम इस चीज़ को प्रूव करने की बात करते हैं, क्या ये इसके बराबर होगा जिस तरह हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर साबित किया है, क्या इसी तरह हम ये साबित कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो उनसी चीज़ स्टार्ट होती है, ये जेसी मैक्सवेल स्टूडेंट्स इसने फोर्स मीट्रिक इक्वेशन जो है इसने ड्राइव की और ये फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। तो जेसी मैक्सवेल को ये क्रेडिट जाता है, उसने फोर्स मीट्रिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइव की। अब उसने क्या कहा जेसी मैक्सवेल ने, अब जेसी मैक्सवेल ने एक इक्वेशन में ये चीज़ मेंशन की है कि करंट को, ये देखिए ये सोर्स है जो करंट यहाँ पे आ रहा है, इसको अगर आप किसी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दें, ये देखें कैपेसिटर है इसके रास्ते में, कैपेसिटर के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये चार्ज जो है, ये चार्जेज जो है यहाँ पे आप ये कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ फौरन ही नहीं बढ़ जाएगी, यानी ये कैपेसिटर फौरन ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेज जो हैं फौरन ही चार्ज नहीं हो जाएगा, इट टेक्स सम टाइम। तो शुरू में इसके ऊपर जो चार्जेस की वैल्यू है वो कम होती है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शुरू में वीक होता है, और जब चार्जेस जो है करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाता है, यानी करंट की वैल्यू, तो चार्जेस की वैल्यू जो है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन प्लेट्स पे क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं और इनके ऊपर, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। यानी इसको भी, कैपेसिटर को भी चार्ज होने में स्टूडेंट्स इट टेक्स सम टाइम, यानी फौरन ही कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, शुरू में इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी, लेकिन जो आप इस पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता जाएगा तो इसके ऊपर चार्जेस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा इन दोनों चार्ज प्लेट्स के दरमियान। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ये हम जानते हैं कि हमने अपोजिट चार्ज प्लेट्स में ये थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, ये आपने याद रखना। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, याद होगा थर्ड एप्लीकेशन गाउस लॉ की सेम थी और इसमें हमने ये प्रूव किया था कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। और यहाँ से सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आप
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशंस हमने यहाँ पे की थी, यानी दो तरीक़ों से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ई डॉट ए के बराबर होता है स्टूडेंट्स। और इसको हम गाजिर लॉ के भी अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 1/ε0 टाइम्स इनटू दी टोटल चार्ज, यानी इनटू क्यू चार्ज के बराबर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्टूडेंट्स बराबर हो गया 1/ε0 इनटू चार्ज। अब यहाँ से अगर आप इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाते हैं, लाजिम बात है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो क्लियरली ये तो कांस्टेंट है 1/ε0 जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू, तो चेंज किस पे अप्लाई होगी, चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी। तो यहाँ से डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/ε0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी ये मैक्सवेल की इक्वेशन से हमने ये चीज़ ड्राइव की है, राइट। तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास गाजिर लॉ में हमने डिस्कस किया था कि गाजिर लॉ में फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। अब जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो चेंज इधर भी अप्लाई होनी है। तो यहाँ पे भी 1/ε0 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप एज इट इज रखेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि डेल्टा फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/ε0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। स्टूडेंट्स रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस जो है ये आपको पता होना चाहिए ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, इसे हम आईडी से ज़ाहिर करते हैं। आईडी मीन डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो होता है कि जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम ना हो, राइट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। और अदरवाइज मीडियम भी हो तो तब भी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये देखिए करंट तो है, डिस्प्लेसमेंट करंट है और कोई मीडियम दूसरा है तो साजर है वो करंट होगा, दोनों का सम आप ये कहेंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज द करंट। तो यहाँ से डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या है, दैट इज द करंट। तो इसलिए करंट आप जानते हैं कि जहां पे भी करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, क्या चीज़ प्रूव की हुआ है, डेल्टा फाई बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये कंक्लूजन हमने यहाँ से जो अभी सो फार हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शेप पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी चार्जेज जो हैं वो एक्सेलरेट करें या ऑसिलेट करें, बोथ फील्ड्स यानी बोथ फील्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये दोनों जब चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैंने शेप बनाई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें इन दोनों के दरमियान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये जो वेव्स है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। और तीसरे नंबर पे डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी इसे हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। ऑर्थोगोनल मीन ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, हर दो के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से ये हमारे पास जो वेव्स हैं, ये हमारे पास वेव्स आप देख रहे हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप ये कहते हैं कि इट इज़ द पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी आप ये कहते हैं कि अगर चार्जेस ऑसिलेट करते हैं तो बोथ द फील्ड जो है, जो अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, जो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस रिलेशन। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो वेव्स हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, आपकी बुक में गिवन नहीं है स्टूडेंट, C इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आपने याद रखनी, आपकी बुक में गिवन नहीं है। और इसकी वैल्यू होती है बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सनलाइट है, दरमियान में वैक्यूम भी आता है। तो ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी आर्डर से आपने याद रखनी है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गैमा रेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वेवलेंथ लिया, लैम्डा इज, इसी आर्डर से आपने याद रखना है स्टूडेंट। लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁷, और लास्ट पे अगर आप देखें तो ये गैमा रेज के लिए 10⁻⁻5 मीटर होता है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो आप ये रिलेशन यूज करते हैं, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ किसके बराबर होगा, C/λ के। तो लगभग है C की वैल्यू 3 × 10⁸ है। लैम्डा आपके पास अपर एंड पे गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो 10⁻⁷ यूज करेंगे तो 10⁻1 आएगी हर्ट्ज में। और लास्ट पे अगर आप इसी वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन 10⁻23 हर्ट्ज के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सेकंड आर्टिकल है स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।